नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। हमारी राजनीति जिस निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, उसका एक नजारा हमारी संसद के बाहर देखने को मिल गया। मेरा हमेशा मानना है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, उससे हमारी संसद एक लड़ाई झगड़े बाहुबलियों का एक अखाड़ा बन गई है। वहां पर लठबाजी हुई। कथित रूप से बीजेपी के सांसद घायल हुए, लेकिन उनकी जो चोट थी वो किसी ने देखी नहीं। राहुल गांधी पर एफआईआर हो गया और तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। ये सब शुरू हुआ था जब अमित शाह ने संसद में अंबेडकर जी की बेइज्जती कर दी थी। इस विवाद में उसके बाद मोदी जी भी कूद गए, उन्होंने अमित शाह की तरफदारी ले ली। उसके बाद ये सब बवाल शुरू हो गया। हमारा मीडिया और सोशल मीडिया 2-3 दिन से इसी चर्चा पर केंद्रित है। अब देश विदेश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। ना सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र होता है, और मीडिया तो खैर पूरी तरह से गोदी में बैठी हुई है, वहां तो इन बातों का जिक्र होगा ही नहीं। 2-3 घटनाएं पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटी हैं जो कि मोदी और अमित शाह की राजनीति जिस तरह की वो करते हैं, उसको एक बहुत बड़ा धक्का मिला है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि ये एपिसोड आप अंत तक अवश्य देखें। उसका कारण ये है कि जिन लोगों की मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो ना केवल एक सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं, वो 2-3 ऐसे व्यक्तियों से भी एक उनकी पर्सनल लड़ाई चल रही है, जो इस वक़्त देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। शायद इनकी जगह हम और आप होते तो कब की हमने ये लड़ाई छोड़ दी होती, और अगर हम जेल में रहते तो जेल में ही बने रहते, और अगर बाहर रहते तो कहीं एक गुमनाम जगह पर चले गए होते। सबसे पहले मैं इन व्यक्ति की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए और इन्हें पहचानने की कोशिश करिए। दूसरे स्थान पर ये व्यक्ति हैं। इनको भी आप पहचानने की कोशिश करें। और तीसरे नंबर पर ये एक विदेशी व्यक्ति हैं, ये भी आप इन्हें भी पहचानिए। अगर आप इन लोगों को पहचान पाए, तो इसका ये मतलब है कि आप सोशल मीडिया से हटकर और गोदी मीडिया के चैनल से हटकर आप अखबार या अन्य सोर्सेस से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, न्यूज़ ले रहे हैं, इसलिए आप इन लोगों को जानते हैं। और जो लोग इनको नहीं पहचान पाए हैं, उनसे बस मैं यही कहूँगा कि आपका सारा समय सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पर लगा हुआ है, जबकि देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से काम करते हैं। उन लोगों के बारे में भी हमें जानकारी रखना आवश्यक है, क्योंकि ये लोग दिन रात हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सिस्टम के अगेंस्ट और कुछ ऐसे पावरफुल लोगों के खिलाफ। पहली तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई वो है श्री एच.सी. गुप्ता की। रिटायर्ड आईएएस हैं। ये कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिन दोनों ऐसा कहा गया था कि एक कोल स्कैम हुआ है। दूसरे नंबर पर ये संजीव भट्ट हैं, आईपीएस अफसर हैं। पिछले कई दशकों से ये केस लड़ रहे हैं। आजकल राजकोट की जेल में ये बंद हैं। तीसरी तस्वीर यहाँ पर बेन पेनिंग्स की है, जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ये पिछले कई वर्षों से अदानी के कार्माइकल माइन के खिलाफ ये लड़ाई कर रहे हैं। वैसे तो ऐसे कई लोग होंगे जो अपनी अपनी लड़ाई प्रशासन के खिलाफ लड़े जा रहे हैं, लेकिन मैंने इन तीनों को इसलिए चुना है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं इन लोगों के साथ हुई हैं, जो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। और जो कुछ इन लोगों के साथ हुआ है, वो ये भी दर्शाता है कि हम चाहे अपनी न्याय प्रणाली को जितना मर्जी गाली दे दें, हम जजेस को जितना मर्जी बुरा बुरा भला भला कहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक जज, एक न्यायाधीश ऐसा अभी भी बैठा हुआ है जिसकी रीढ़ की हड्डी अभी भी है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस खबर की ओर, जिसमें ये कहा गया है कि गुजरात कोर्ट ने 1997 हिरासत में यातना मामले के में
पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बरी कर दिया है। संजीव भट्ट एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ये कश्मीरी पंडित हैं। आईआईटी बॉम्बे से एमटेक इन्होंने किया और बाद में आईपीएस अफसर बने। ये गुजरात कैडर से आते हैं और 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात में दंगे हुए, उस समय ये गुजरात के अंदर ही पोस्टेड थे। संजीव भट्ट ने अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ काफी ऐसे मामले दर्ज किए थे, गवाही दी थी, जिससे अमित शाह को वहां से गुजरात से निकाल दिया गया था, तड़ी पार कर दिया गया था। इनका ऐसा क्लेम था कि ये उस मीटिंग में ये वहां पर प्रेजेंट थे जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने टॉप पुलिस अधिकारियों को ये कहा था कि हिंदुओं को अपना वो गुस्सा निकालने दें मुस्लिम्स के खिलाफ। 2015 में संजीव भट्ट को आईपीएस के पद से हटा दिया गया, ये कहकर कि इनकी अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, ये बगैर पूछे हुए नौकरी से गायब है। उसके बाद फिर इनके ऊपर काफी सारे केसेस लगे और ये फिर बाद में बोला गया कि ये 2002 में जो ऑपोजिशन था उस समय, यानी कि कांग्रेस के साथ ये मिले हुए थे, काफी एनजीओज के साथ मिले हुए थे और इस वजह से वो पॉलिटिशियंस पर और जुडिशरी पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो इसके बाद इनको दो केसेस में सजा भी सुनाई गई। पहला केस जिसमें इन्हें सजा सुनाई गई थी जून 2019 में, वो था कस्टोडियल डेथ का। इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने कस्टडी में प्रभुदास वैश्वनानी नाम के एक व्यक्ति का मर्डर किया है 6 अन्य पुलिस वालों की मदद से। और दूसरा केस है, ऐसा कहा जाता है 1996 में जब ये एसपी थे बनसकंठा के, तब इन्होंने एक व्यक्ति के यहाँ जो लॉयर था उसके यहाँ ड्रग्स रखती थी और उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट करने की कोशिश की थी। मार्च 2024 में इन्हें सजा सुनाई गई जिसमें इन्हें 20 वर्ष का कारावास की सजा दी गई, 20 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। 7 दिसंबर को गुजरात पोरबंदर के एक सेशंस कोर्ट ने संजीव भट्ट को 1997 के कस्टोडियल टॉर्चर केस में इनको बरी कर दिया। जज ने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकार अपने केस को प्रूव नहीं कर पाई। इस केस और इस जजमेंट के बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। केस बहुत सिंपल था। 1997 में कुछ लोग पकड़े गए थे गुजरात में आरडीएक्स के साथ। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। करीब 20, 22 या 24 लोग पकड़े गए थे, उनमें से कुछ जेल में भी बंद किए गए। वहां एक आदमी की मृत्यु हो गई और एक और आदमी ने ये कंप्लेंट की कि संजीव भट्ट और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ उनके साथ जोर जबरदस्ती की है, थर्ड डिग्री मेजर किया है। लेकिन ये व्यक्ति कोर्ट में ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया और ये भी बताया गया कि ये केस तभी बनाया गया जब ये कंप्लेनेंट अपने लॉयर के साथ जाके मिला था। उससे पहले इसने ये कंप्लेंट नहीं की थी। तो ये एक सोची समझी साजिश थी पुलिस और संजीव भट्ट के खिलाफ। अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो संजीव भट्ट का जो ट्विटर का हैंडल है या एक्स का हैंडल है, वो आजकल उनकी पत्नी चला रही हैं और उनके बच्चे चलाते हैं। उस पर आप देखेंगे एक ट्वीट है आज जो आकाशी संजीव भट्ट ने लिखा है। ये संजीव भट्ट की डॉटर है। इंसिडेंटली आज ही के दिन दिसंबर 21 के दिन संजीव भट्ट की बर्थडे भी है। उनकी 61st बर्थडे है आज और उनकी लड़की ने एक बहुत ही इमोशनल ट्वीट यहाँ पर किया हुआ है। मैंने उसका कुछ पार्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जाके ट्विटर पर इस बारे में देख सकते हैं। उसने भी ये मेंशन किया है कि दिसंबर 7, 2024 को ये सेशन कोर्ट ने हमारे पिताजी को एक्विट कर दिया, लेकिन लड़ाई अभी काफी बाकी है। लेकिन एक ये छोटी विक्ट्री है, एक शुरुआत है और उन्हें ये विश्वास है कि बाद में अंत में ये उनके पिताजी को न्याय अवश्य मिलेगा। लड़ाई अभी बाकी इसलिए है कि संजीव भट्ट का अभी दूसरा केस अभी चल रहा है जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।
अब चलिए चलते हैं दूसरे केस पर। श्री एच.सी. गुप्ता रिटायर्ड आईएएस, ये कोल सेक्रेटरी रह चुके थे 2012 के आसपास, और इन पर आरोप ये था कि इन्होंने गलत तरह से कोल ब्लॉक्स अलोकेट किए थे, जबकि उन ब्लॉक्स को ऑक्शन करना चाहिए था। और ये सारे आरोप लगाए थे हमारे उस समय के सीएजी विनोद राय। अच्छी तरह हम इन्हें जानते हैं। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने कुछ कहा जो बाद में गलत साबित हुआ। कोल अलोकेशन के बारे में इन्होंने जो भी कहा वो भी बाद में गलत साबित हुआ। दोनों बड़े करप्शन केसेस जो यूपीए के खिलाफ विनोद राय ने लगाए थे वो झूठे साबित हुए हैं कोर्ट के अंदर। विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि क्योंकि सरकार ने उस समय कोल ब्लॉक्स की नीलामी नहीं की थी, इसलिए सरकार को लगभग 1,85,000 करोड़ का घाटा हुआ है। ये बात जब पार्लियामेंट में आई 2012 में, तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा और उन्होंने सीएजी की सारी रिपोर्ट्स का खंडन किया। अब आज ये पता चलता है कि किस तरह से विनोद राय ने जो इश्यूज कभी थे नहीं उनको एक बहुत बड़ा इश्यू बना के बीजेपी के हाथ में एक हैंडल दे दिया, जिससे वो यूपीए सरकार पर निरंतर वार करते रहे। और इस रिपोर्ट को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। ये अक्टूबर 11 2023 की है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव में ये आर्टिकल छपा है। अगर कोल ब्लॉक्स की नीलामी या ऑक्शन इतना आसान होता तो मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया? 8-9 साल तक मोदी सरकार कोशिश करती रही है कि कोल ब्लॉक्स नीलाम हो जाए, लेकिन वो इस मामले में नाकामयाब रही। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि हमें ये इजाजत दी जाए कि हम कोल ब्लॉक्स को वापस अलोकेट करें। और अब आजकल कोल ब्लॉक्स अलोकेट हो रहे हैं। और इस हरकत की वजह से, मोदी सरकार की वजह से, देश में कोयले की इतनी कमी हो गई, जिसकी वजह से अदानी जी को इंपोर्ट परमिट मिला और वो अनाप शनाप दाम पर देश में कोयला बेचने लगे। तथाकथित कोल स्कैम के जब जब केस गया कोर्ट में, उसके बाद एच.सी. गुप्ता जी को 3 साल के इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। एच.सी. गुप्ता से ज्यादा ईमानदार, निष्ठावान और सीधा साधा शायद ही कोई आईएएस अफसर रहा हो, ऐसा उनके साथ में काम करने वाले सभी आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं। अनिल स्वरूप जो एच.सी. गुप्ता के बाद कोल सेक्रेटरी बने और भारत के एजुकेशन सेक्रेटरी भी रहे हैं, उन्होंने पिछले 2-3 वर्ष में काफी इंटरव्यूज दिए हैं एच.सी. गुप्ता जी के बारे में और कोल स्कैम के बारे में। यूट्यूब पर है, आप देख लीजिएगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एच.सी. गुप्ता जी के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपना केस अदालत में लड़ पाए। इसलिए एक बार उन्होंने शायद ये भी कहा था कि मैं जाके अब कोर्ट में मान लेता हूँ कि मैं गिल्टी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है ये केस लड़ने के लिए। कुछ दिन पहले दिसंबर 11 को सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट ने एच.सी. गुप्ता और 5 अन्य लोगों को कोल स्कैम के केस से बरी कर दिया है। एक तरह से सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं था इस केस में, ना ही प्रोसिक्यूशन ने कोई कॉन्स्पिरेसी इस बात में वो प्रूव कर पाए हैं। 2010, 11, 12 में जब देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि यूपीए बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, उस समय एच.सी. गुप्ता जी को फंसाया गया। उस समय ये खबरें पूरे अखबार के फ्रंट पेज पर आती थी, न्यूज पर आती थी, इस पर दिन रात चर्चा होती थी। लेकिन जब एच.सी. गुप्ता जी को बरी किया गया है, तो आप ये साइज देख लीजिए, अखबारों ने इनको कितनी स्पेस दी है। यहाँ तो मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, एक छोटे से कॉलम में ये बात छापी गई है। अब अंत में आते हैं बेन पेनिंग्स के बारे में, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी के खास दोस्त अदानी जी के अगेंस्ट। पहले एक छोटा सा क्लिप बेन पेनिंग्स का देख लीजिए, जो दिसंबर 6 को रिकॉर्ड किया गया था। I've come out of court a very, very happy man. So the case against me is not over completely, but a vast majority of the allegations against me have been struck out by the Supreme Court today.
I'm extraordinarily relieved after 4.5 years of drama and litigation that the judge has, thrown out a number of allegations. I've been up since 2:30 this morning, dry retching, guts going. It's a horrible process to go through. I don't believe I've done anything that has required this sort of legal action, severe, ongoing and torturous Supreme Court litigation. It's lasted 4.5 years. The dude ultimately taking it against me is worth $100 billion. I haven't got $100 billion. I haven't got $1 million. I've got very little. But I've had to raise $1 million in legal funds from the public just to be able to fight this. So it's not just about me. It's about the tens of thousands of people that have supported me, my family, the people that have gathered today have been really extraordinary support. Peaceful citizens need to be protected to be able to protest and do that in a safe way. And Adani wants to scare people like me. बेन पेनिंग्स अदानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 2020 से एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं। वहां की कारमाइकल माइन जो अदानी जी ने खरीदी थी, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि ऐसा इनका मानना है कि वहां पे गैलीली बेसन जो है उसको कोल माइनिंग और गैस एक्सट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां की एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। इस केस की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी benpennings.com, अदानी वर्सेस पेनिंग। ये पूरी केस हिस्ट्री वहां पर है कि किस तरह से बेन पेनिंग के खिलाफ अदानी ने सारे हथकंडे अपना लिए, यहां तक कि उनकी वाइफ और बच्चों का भी उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया हायर्ड एजेंट्स के थ्रू, और उनके घर के अंदर घुस के तलाशी लेने की भी कोशिश की। पिछले 4.5 साल से बेन पेनिंग्स अदानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस केस की भी डिटेल आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। तरह तरह के आरोप अदानी ने पेनिंग्स के खिलाफ लड़ाए थे। बेन पेनिंग्स के पास कोर्ट में लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने क्राउड फंडिंग से करीब $1 मिलियन इकट्ठे किए और वो ये केस लड़ते रहे। 6 दिसंबर को एक इंटरिम रूलिंग आई है, जिसमें कई सारे एलिगेशन जो अदानी ने पेनिंग्स के खिलाफ लगाए थे वो जज ने ड्रॉप कर दिए हैं। फरवरी में इसका ट्रायल शुरू होगा। छोटी ही सही, लेकिन ये एक जीत है अदानी के खिलाफ एक व्यक्ति की जो अकेला लड़ रहा है। पेनिंग्स की इस जीत पर महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट की और उन्होंने ये कहा कि अदानी की ये आदत है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कीनिया हो या भारत हो, मीडिया को पैसे देते हैं, लोगों का पीछा करते हैं, डराते और धमकाते हैं, जैसे कि उन्होंने मेरे दोस्त के पिताजी के साथ किया। मेरे दोस्त को वो अहमदाबाद लेके गए, एक गलत एफिडेविट पर साइन कराए और बाकी काम उनके जो हेंचमैन हैं, उनको फॉलो करने वाले, वो लोकसभा और सीबीआई में करते जा रहे हैं। आज के एपिसोड के अंत में बस मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोग एच.सी. गुप्ता, संजीव भट्ट या बेन पेनिंग्स, ये अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी, अमित शाह और अदानी जैसे महा पावरफुल लोगों के साथ। ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसमें पैसे भी खर्च होते हैं। आप इन लोगों का समर्थन करिए, आप इन लोगों के बारे में जानिए, इनके बारे में पढ़िए। जैसा मैंने शुरू में कहा, मैंने केवल 3 लोगों की बात की है, बहुत सारे और भी लोग हैं। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो मेरे को बताइए, उन पर भी हम एपिसोड करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, कुछ दूसरी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।